हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे भाई पूरी उम्मीद है आप सभी से। क्योंकि बच्चों के मैसेज आते हैं, सर तैयारी हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लगातार करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं और सारे वीडियो हम देखते हैं। यदि जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे वीडियो या जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है, वो प्ले लिस्ट में उसके लिए सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। आज देखिए हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, लास्ट टॉपिक आज इसका डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को आज क्लोज कर देंगे। भाई इसकी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली हमने और सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लिया। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे सर? आज देखिए दादा, आज क्या पढ़ेंगे उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात भाई मैं हमेशा करता हूं आप लोगों से। वॉच लेक्चर्स डेली, सभी लेक्चर्स आपको डेली देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की भाई आवश्यकता नहीं है और क्लासेज आर इनफ। और असाइनमेंट जो मिलता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, उसे लगातार आप कंटिन्यूटी में रखें तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब देखिए आज की हम क्या बात करेंगे, टूडेज टॉपिक की हम क्या बात करेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे बेटा। हाँ भाई दादा इधर देखो, क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, जिसको कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहां से पढ़ सकते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है। साथ ही साथ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ कारक की आज हम बात करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और वांट ऑफ फैक्टर तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है एबनॉर्मल। एक तो क्या होता है नॉर्मल मास और दूसरा होता है एबनॉर्मल। अब नॉर्मल कब आता है? नॉर्मल विलियन तनु हो, ये लिख रहा है विलियन तनु, राउल्ट के नियम का पालन करता हो और विलियन में विलियन ना तो वियोजन हो न संगुणन। ये बात है, 3 बातें यदि होती हैं सॉल्यूट की, विलेय पदार्थ की, विलियन तनु हो हमारा और उसका ना तो वियोजन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, साथ ही साथ राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब देखिए इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया है, नोट कर दिया है बच्चों के लिए, इंग्लिश में भी ये 3 बातें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट लॉ और देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ये 3 बातें यदि होंगी तो क्या होगा? वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। एक बात आप समझते हो भाई, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सर, ये हम जानते हैं, और राउल्ट का नियम भी हमने पढ़ लिया सर। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये सर थोड़ा सा बता दो। इसको समझते हैं, डिसोसिएशन का मतलब क्या है और एसोसिएशन का मतलब क्या है। देखो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? पहले तो इसका मतलब भाई समझ ले, इसका मतलब है टूटना। मॉलिक्यूल टूट रहा है हमारा, किसमें टूट रहा है सर? आयनों में टूट रहा है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे है KOH, KOH है हमारे पास, या KCl ले लिया, चलिए इसको ही लिखा रहने देते हैं, KOH है तो ये क्या टूटेगा? क्या ले लें? KCl ले लेते, KCl है सॉल्ट है। यदि इसको आयनों में ब्रेक करेंगे तो ये कैसे टूटेगा? ये क्या है? एक्वस है और भाई कौन सा आयन देगा? K+Cl- आयन देगा। आयन में टूट गया, क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन, वियोजन। इसको क्या कहते हैं? वियोजन भी कहा जाता है। ये लिख देता हूं, वियोजन, हिंदी में वियोजन भी बोलते हैं। जैसे HCl है, HCl को यदि हम आयनों में ब्रेक कर दें, एक्वस HCl है, HCl, तो क्या बनाएगा? H+ और Cl
माइनस बना दे, ये बना दे। यदि और बताओ सर एग्जाम्पल और लीजिए, ये है Na2SO4। भाई Na2SO4 का नाम बताइए ना। Na2SO4 का क्या नाम हो जाएगा बेटा? मुन्ने इधर देखो, Na2SO4 का नाम बताइए। Na2SO4 का बच्चा बच्चा जानता है नाम क्या हो जाएगा भाई? सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं दादा इसको? इसको कहते हैं भाई सोडियम सल्फेट। इसको ब्रेक करता हूं तो एक कौन कौन सा आयन देगा? 2Na प्लस और SO4 माइनस 2 आयन दे दे, ये दे दे। और देखिए यदि हमारे पास ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आयन, ये मॉलिक्यूल है, ये एक्वस मीडियम में इसको डाला, वाटर में इसको डिजोल्व करा। कब ब्रेक होंगे? जब वाटर में इसको डिजोल्व कर रहे हैं। तो भाई ये कौन सा आयन देगा? 2Al प्लस 3 प्लस और क्या दे देगा? ये 3SO4 माइनस 2 आयन, ये आयन ये यहां पर दे देगा। ये कौन कौन से आयन है? एल्युमिनियम आयन है भाई, और ये सल्फेट आयन है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन माने होता है टूटना भाई, इस बात को आप समझ लें। मॉलिक्यूल टूटेगा या एसोसिएट होगा तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ जाती है। यदि नहीं टूटेगा, नहीं ब्रेक होगा, नहीं एसोसिएट होगा तो क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। हमने यही बात पढ़ी है, 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि नॉर्मल कब रहेगा? विलियन भाई तनु, विलियन राउल्ट के नियम का पालन करे, और विलियन में विलय का ना तो वियोजन हो ना संगुणन हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए। डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा तभी वो क्या होगा? तभी क्या होगा? नॉर्मल मास आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल। अब हम ये समझ रहे हैं डिसोसिएशन का मतलब क्या है। ये आप देख रहे हो कि भाई डिसोसिएशन क्या होता है, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात मैं बात करता हूं एसोसिएशन की। अब क्या बात कर रहा हूं? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसको क्या कहते हैं? जुड़ना। और संगुणन भी बोला जाता है। अब देखिए यहां पर देखो, एसोसिएशन कैसे होगा? जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिखा CH3, क्या लिखा? CH3COOH। भाई इसका नाम बता देना क्या है? CH3COOH का नाम बता दो। इसका नाम क्या है? आप सब जानते हो सर, हम सब जानते हैं। क्या नाम है भाई इसका? एसिटिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। अब ये एसिटिक एसिड को यदि हम किस में डिजोल्व करें, यदि किस में घोलें, इसको बेंजीन में, इसको हमने मिक्स कर दिया, इसमें बेंजीन में इसको मिक्स कर। अब बेंजीन में इसको मिक्स करा तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए किस प्रकार से जुड़ जाएगा। CH3O, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब दूसरा मैं बना देता हूं, CH3, ये COH डबल बॉन्ड, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे? आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते, आपस में जुड़ जाते। ये क्या बन जाता है? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मतलब इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। पहले जब एसिटिक एसिड नॉर्मल अवस्था में था तब इसके मोलर मास की यदि मैं बात करूं, यहां पर देखना, इसके मोलर मास की यदि मैं बात करता हूं, या देखिए एसिटिक एसिड के, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, मोलर मास क्या क्या लिख सकते हैं?
C2H4O2 लिख सकते हैं, और 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मोलर मास इसका भाई 60 था पहले। इसका मुन्ना मोलर मास कितना था? 60। कब था ये? क्या इसका मोलर मास आणविक की तरफ ये था इसका। अब इसको क्या कर दिया? बेंजीन में डिजोल्व कर दिया मैंने। हाँ भाई, ये बात हम कर रहे थे। क्या बात बता रहा हूं मैं आपको कि देखिए, एसोसिएशन का मतलब क्या? जुड़ना भाई, और क्या होना? संगुणित होना, इसको कहते हैं। एसिटिक एसिड है, नॉर्मल इसका मोलर मास कितना है? 60 है। जब इसको बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो दो मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भैया? 60 × 2 कितना हो गया? 120 हो गया। तो मतलब नॉर्मल से कम या ज्यादा होना मोलर मास क्या कहलाता है? एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा भाई। कि नॉर्मल तो 60 था और इसका क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया। यदि 3 जुड़ जाएंगे तो क्या कहला? ये क्या कहलाएगा? डाइमर। ये क्या कहलाता है? डाइमर कहलाता है। डाइमर जिसको हिंदी में कहते हैं द्विलक। यदि 3 जुड़ गए तो ट्राइमर, टेट्रामर, इस तरह से कहलाते हैं। मतलब अब समझ में आ गई होगी बात आपके कि एबनॉर्मल, असामान्य अणु भार क्या होगा? असामान्य अणु भार। अब देखिए क्या होगा, यही बात यहां पर लिखी हुई है। देखिए, जब कोई घुलनशील पदार्थ विलयन में एसोसिएट या डिसोसिएट होता है। एसोसिएट का मतलब समझ के जुड़ना, और डिसोसिएट अपघटित होना, वियोजित होना, तब सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अणुसंख्यक गुण मोलर मास के लिए असामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। क्या होंगे भाई? ये क्या कहता है कि असामान्य मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असामान्य प्राप्त होंगे। और एक मोलर द्रव्यमान, मोलर मास का अपेक्षित या सामान्य मास से कम या अधिक होना, उसे क्या कहते हैं? असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। यह विचलन विलयन में घुलनशील पदार्थ के एसोसिएशन या डिसोसिएशन की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, इस पर मात्रा पर निर्भर करेगा। मतलब सामान्य से कम या ज्यादा होना मोलर मास असामान्य मोलर मास कहलाएगा। और जिससे क्या होगा भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, अणुसंख्यक गुण भी चेंज हो जाएगा, और उसका मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लें यहां से बिल्कुल बढ़िया ढंग से। देखिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर लेंगे इस बात को। दूसरी बात, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अंग्रेजी माध्यम के भाई, उनके लिए भी यही बात लिखी हुई है। यही बात लिखी हुई है, व्हेन द solute associate or dissociate in solution, abnormal results for colligative property and molar masses are obtained. A molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molecular mass. ये नॉर्मल से जो एक्सपेक्टेड है उससे कम या ज्यादा होना क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। और ये डेविएशन किस पर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और किस पर डिपेंड करेगा? डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, इनको बताने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताने के लिए वान टॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा। वान टॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा जिसको क्या कहते हैं? वान टॉफ फैक्टर बोला जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वान टॉफ फैक्टर की बात करेंगे। क्या लिखी हुई है? वियोजन, डिसोसिएशन अथवा संगुणन के कारण विलयनों के असामान्य अणुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्पष्ट करने के लिए वान टॉफ ने गुणांक दिया। या तो क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है भाई, या क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है,
विलयनों में, जिससे क्या होगा, असामान्य अणुसंख्यक गुण आएंगे, मोलर मास चेंज हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसके लिए वांट ऑफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है। टू एक्सप्लेन द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी of solution due to dissociation or association, want of introduce a factor known as want of factor and that is denoted by I। इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है want of factor को। पहले हमने एबनॉर्मल की बात करी कि नॉर्मल से अलग होना, एबनॉर्मल सिंपल सी बात है, जिससे क्या होगा, अणुसंख्यक गुण चेंज हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मास चेंज हो जाएगा, और ये कब होगा, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। इसके लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर दे दिया जिसको आई कहते हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर ने बताया आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बताया इसने, आई इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, आई बराबर, इन्होंने कहा आई बराबर क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग वांट ऑफ फैक्टर जो आई का मान है वो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल कौन सा होता है भाई, कैलकुलेटेड, और मैं क्या लिख देता हूं, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन, अपॉन क्या बात बताई इन्होंने, अपॉन, अपॉन आई कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मास, हम कहते हैं नॉर्मल मोलर मास, क्या आएगा, लिख दें नॉर्मल मोलर मास, अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, एबनॉर्मल मोलर मास, क्या लिख दूंगा भाई, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास। ये ऊपर कैलकुलेटेड था, ये क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व बोला जाएगा। ये ऑब्जर्व को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेक्षित, और कैलकुलेटेड को क्या कहेंगे, सैद्धांतिक, क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक इसको बोला जाएगा। ये ऑब्जर्व माने प्रेक्षित हो गया, ये क्या हो गया, प्रेक्षित, ऑब्जर्व, और कैलकुलेटेड क्या हो गया, आपका थ्योरेटिकल मास हो गया, नॉर्मल हो गया। एक तो ये बात इन्होंने ये बताई, दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इन्होंने क्या बताया कि ऑब्जर्व, और क्या कहूंगा, ऑब्जर्व, और जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल, मेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अपॉन, इसको यहां लिख देते हैं, अपॉन, एक फॉर्मूला ही है, एक तो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल, और दूसरी क्या है आपके, कौन सी रहती है, कैलकुलेटेड रहती है, कौन सी है, कैलकुलेटेड। यहां पर क्या लिख दूं मैं, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक या ऐसे होगा। आई बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, या तो नॉर्मल मोलर मास और कैलकुलेटेड जो हमारा है, और एबनॉर्मल जो क्या थ्योरेटिकल है, ये क्या है ऑब्जर्व, प्रैक्टिकल है, ये क्या है प्रैक्टिकल, एबनॉर्मल मोलर मास और जो क्या होगा ऑब्जर्व, इसको इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख दे, प्रेक्षित ना लिखकर क्या लिख देता हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, बात आ रही है। और ये जो है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है, आई बराबर, एक फॉर्मूला और हो सकता है, आई बराबर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन करके क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये आई के तीन फॉर्मूले हो गए। पहला हमने पढ़ा नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल, दूसरा भाई कौन सा पढ़ा, ऑब्जर्व्ड और जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, और एबनॉर्मल मोलर मास कौन सा है, ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, अपॉन तीसरा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। मतलब संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन से पहले कणों की संख्या। ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई अपॉन थ्योरेटिकल कितनी रही, और ये थ्योरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ये तो तीन ये फॉर्मूले आई के हमें याद करने हैं, इनको आप नोट भी करेंगे, तीनों फॉर्मूलों को हम नोट कर लेंगे मन में। तो भाई इनको तीनों को नोट कर लें आप फॉर्मूलों को। अब इन्होंने क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार चेंज होगी, कॉलिगेटिव मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, अणु संख्या गुण, हिंदी में लिख देता हूं, अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण मतलब जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ये पढ़ चुके हैं हम अणु संख्या गुण। पहला आपने पढ़ा RLVP, क्या पढ़ा, RLVP क्या होता है RLVP भाई, RLVP पढ़ा है क्या, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I I से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, डेल्टा टीवी पढ़ी है सर। डेल्टा टीवी हमने क्या पढ़ा है, KB इंटू M, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, I से कर देंगे। और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डेल्टा TF। डेल्टा TF हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है KF इंटू M, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, I से कर दूंगा। और देखिए एक और पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने, क्या पढ़ी है, पाई। पाई बराबर क्या होता है, CRT। पाई बराबर हमने क्या पढ़ा है भाई, CRT पढ़ा है, और इसको भी मैं क्या करूंगा, I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मॉडिफाई क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये 3 नंबर, और यहां पर ये अपन क्या लिख देंगे, 1 नंबर, और ये तो पता है ना काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं पता हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल भिन्न, ये है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगे, उसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वांट ऑफ फैक्टर आपने जान लिया क्या होता है, वांट ऑफ ने बताया था भाई, वांट ऑफ ने बताया था, और वांट ऑफ ने बताया था इसलिए इसको क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। और कैसे निकालते हैं, 3 फॉर्मूले हैं वांट ऑफ फैक्टर के,
यहां पर नॉर्मल बटे एबनॉर्मल मास, और ऑब्जर्व्ड अपॉन क्या लिखूंगा, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उल्टा हो गया, अब ये ऑब्जर्व्ड है और ये क्या कैलकुलेटेड है। और मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये आप बहुत बढ़िया ढंग से सीख चुके हैं। तो इतनी बात हमने यहां पर सीख ली। साथ ही साथ आई की जो वैल्यू है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करके लिख लें, क्या, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। आई वैल्यू फॉर, आई की जो वैल्यू है किसके लिए, देखिए आई की वैल्यू ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज की बात करें, यूरिया और एल्कोहल, ग्लाइकोल, एल्कोहल और क्या लिख लिया, ग्लाइकोल और थायोयूरिया, सभी के लिए I इज इक्वल टू 1 होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। ये बात हम समझे। इन सभी के लिए, ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए, यूरिया, एल्कोहल, ग्लाइकोल, थायोयूरिया, I की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा। इनका ना तो एसोसिएशन होगा, ना क्या होगा, डिसोस, ना तो जुड़ेंगे ना टूटेंगे। इसलिए आई वैल्यू इनकी कितनी आएगी, 1 आएगी। इस बात को नोट कर लें, तब अगली बात अपन करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हमने सीख ली, किस प्रकार से होगी, आई कैसे होगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, इस पर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वांट ऑफ गुणांक आई तथा वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध हम निकालेंगे। किस किस में रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें क्या निकालेंगे हम, संबंध निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। ये और वांट ऑफ फैक्टर आप जानते हो। पहली बात तो देखो, जब समझें हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो 3 बातें होंगी यहां पर। क्या क्या होंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आयनों में टूट जाएगा, मतलब कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब दूसरी बात बताइए मुझे, जो मोलर मास है ऑब्जर्व, वो बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा, बताओ। ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा, या मैं एक बात करूं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास बताओ क्या होगा। ऑब्जर्व्ड माने एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कौन सा है हमारा, एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बढ़ेगा भाई, घटेगा, आयनों में टूट गया तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। किससे, और थ्योरेटिकल मोलर मास से। कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिक्रीज होगा, किससे डिक्रीज होगा, थ्योरेटिकल मोलर मास से। थ्योरेटिकल मोलर मास ज्यादा होगा, ये तो हमारा क्या था, ज्यादा था। अब ये आयनों में टूट गया तो प्रायोगिक रूप से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
तीसरी बात मैं करता हूं किसकी, अब बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ऑब्जर्व्ड जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेट मीन्स प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल अणुसंख्या गुण बढ़ेगा या घटेगा। अणुसंख्या गुण अणु की संख्या पर डिपेंड करता है, कण की संख्या पर डिपेंड करता है। कण बढ़ गए तो अणुसंख्या गुण भी क्या हो जाएगा भाई, अणुसंख्या गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अणुसंख्या गुण भी क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं इंक्रीज। क्यों, इस बात को लिख लें, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं भाई। तो तीन बातें होंगी जब डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे और ऑब्जर्व जो मोलर मास है वो डिक्रीज हो जाएगा प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल क्या रहता था, ज्यादा रहता था, ऑब्जर्व कम हो जाएगा, आयन टूट रहे हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयन बढ़ रहे हैं। तो तीन बातें यहाँ पर होंगी, पहली बात तो ये समझ लो। अब देखिए जब डिसोसिएशन होगा, कैसे डिसोसिएशन होता है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल दें, H2 था तो ये क्या बन जाएगा, 2H बन जाएगा। यदि मैं कहूं P4 है अणु तो क्या बन जाएगा, 4P बन जाएगा। यदि मैं कहूं आपसे O3 का मॉलिक्यूल है तो 3O में डिसोसिएट हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि A का होल N, क्या है हमारे पास A का होल N, तो भाई ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। इस प्रकार से डिसोसिएशन होगा भाई। ये क्या बन गया, A का होल N किसमें ब्रेक हो गया, Na में ब्रेक हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी डिसोसिएशन कैसे होगा। डिसोसिएशन का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए ये बात समझ में आ गई। हमारे पास स्टार्टिंग में ये क्या था, A का होल N और ये Na दे रहा है। T बराबर 0 सेकंड पर, T बराबर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो इसका 1 मोल है, इसके क्या है 0। अब क्या हो गया भाई, अब देखिए दादा अब क्या हो गया, T बराबर T सेकंड पर, इसका अल्फा ब्रेक होता है 1 में से। कितना ब्रेक हो जाता है, अल्फा, तो भाई ये कितना बन गया, अल्फा बन गया। ये क्या बन गया, अल्फा। और ये कितने मॉलिक्यूल हैं, N, तो इसको क्या लिखेंगे, N अल्फा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। वियोजन से पहले, वियोजन से पहले टोटल कण कितने हैं, 1। वियोजन से पहले कितना था, 1 था। दूसरी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये कितने हो गए, ये बताओ आप। देखो ये कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस N, ये हो, ये क्या हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। और हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, इसको ऐसे लिख दिया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, N माइनस 1, ये भी हम लिख सकते हैं। ये भी इसको लिखा जा सकता है। तो या तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या यहां से क्या कर लिया, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, N माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब बताइए आप आगे चलिए। अब वांट ऑफ गुणांक I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, इसमें
आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए देखो, आई बराबर ये निकाल लिया हमने कणों की संख्या। अब आई बराबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिखूंगा, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन, अपॉन क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ऐसा लिखो। अब मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, देखो क्या लिखा है, 1 प्लस, हमने लिखा है 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1, क्या लिखा है 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा, एक ही बात है, अपॉन क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ गया, ये आ गया ना आपके पास। और आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर 1 टू फैक्ट, इसको ऐसे लिख लें, वन प्लस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा होगा। या इसको और क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन, एक ही बात है। इतनी बात आपने समझ ली, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आई बराबर क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा। अब ये बता दो आप मुझे, यही लिख देता हूं, एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा इस इक्वेशन से, एल्फा इज इक्वल टू भाई निकाल के बता दो, एल्फा बराबर क्या होगा, एल्फा सर आई माइनस 1 अपॉन, आई माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एन माइनस 1, ये हो जाए। एल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और आई क्या है आपको पता है, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। और एन बराबर क्या है, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल्स, वियोजित, वियोजित कणों की संख्या, ये एन बराबर। अब एन निकालेंगे कैसे, तो ये हमने बात बढ़िया ढंग से सीख ली सारी कि वियोजन कैसे होगा, ये दोबारा देख लें, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 1 माइनस एल्फा, पहले 1 था फिर 0, स्टार्टिंग में 0 था प्रोडक्ट, ये एल्फा ब्रेक हो गया, इनको जोड़ दिया, बहुत ही सिंपल है, तो ये हो गया। और ये क्या आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा, और एल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको और सीख लें। जैसे एन कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जैसे HCl है, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ये कौन सा आयनों में ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस, ये 2 आयन देगा HCl, तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 2। ये Na2SO4 है दादा, बोलो भाई करिए सभी, Na2SO4 है तो क्या देगा 2Na प्लस SO4 माइनस 2, और आज n बराबर कितनी हो गई 3 हो गई। इसके लिए करें Al2SO4 का होल थ्राइस, निकालो भाई फटाफट, इसके लिए निकाल दो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए n की वैल्यू निकालना भाई।
आयनों में ब्रेक कर दो, 2Al प्लस 3SO4 -2 कर दिया, ये कर दिया तो n बराबर वही कितना आ गया, n बराबर 5 आ गया इसके लिए। और देखो यदि और एग्जांपल बता देता हूं, यदि ये CH3COOH है, ये कैसे ब्रेक होगा, CH3COO -H प्लस और n बराबर इसके लिए भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चलिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखिए, जैसे ये है KCl MgCl2.6H2, इसके लिए बताओ n बराबर क्या होगा, करिए सभी। देखो आयन हम ब्रेक करें, K प्लस Cl माइनस और Mg+2 2Cl माइनस, ये आयनों में ब्रेक नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये आयनों में ब्रेक नहीं होगा। और टोटल आयन भाई यहां पर कितने आ गए, 1 2 3 2 5, n बराबर क्या आएगा इसके लिए, 5 आएगा, इसके लिए क्या आएगा, 5 आएगा। ये लिख लें, नॉट आयोनाइज्ड होगा यहाँ पर। और देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास यदि ये था K4FeCN का होल 6, ये हो जाए भाई हमारे पास, ये हो जाए तो इसको देखिए क्या टूटेगा, 4K प्लस क्या बनाएगा, FeCN का होल 6 -4, ये दे देगा, ये दे देगा। तो अब बताओ टोटल आयन कितने मिल रहे हैं, टोटल आयन आपको कितने मिल रहे हैं, n बराबर कितना हो गया, 5 आ गया, इसके लिए n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देख लें Cu NH3 का होल 4, C और SO4 है, करना भाई इसको आयनों में ब्रेक करके बताओ, Cu NH3 का होल 4 SO4 कैसे करोगे, करिए कैसे करेंगे, Cu NH3 का होल 4 प्लस 2 प्लस SO4, इस प्रकार से ब्रेक होगा। n बराबर दादा कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा सर। और n की वैल्यू निकालना आप हम सीख चुके हैं सर, n की वैल्यू आपने सीख ली बहुत बढ़िया ढंग से। तो n कैसे निकालते हैं ये बात हमने सीख ली, और इसको आप नोट भी करते जाएं, साथ ही साथ नोट भी करते जाएं, जिससे आपके बढ़िया ढंग से ये चीजें समझ में बैठती जाएंगी। हाँ भाई बहुत बढ़िया, कर लिया आपने नोट, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। एक बात और लिख लें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टार लगा के लिख लें, आई वैल्यू फॉर डिसोसिएशन के केस में 1 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज, डिसोसिएशन के केस में 1 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। भाई ये बात आपने देख ली। अब देखिए अब एसोसिएशन की बात करेंगे, पहले हमने डिसोसिएशन की बात करी, अब किसकी बात करेंगे, एसोसिएशन। इसमें भी 3 बातें हम पढ़ेंगे। पहली बात, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, वहां इंक्रीज हो रहे थे या क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर क्या हो जाएंगे भाई, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स भाई क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरी बात, मोलर मास, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है
वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड के केस में भाई हमने पढ़ा था। एसिटिक एसिड के केस में हमने देखा था जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया, तो इंक्रीज हो रहा है मोलर मास, पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये हमने देख लिया, ये सारी चीजें आपने 3 बातें देख ली। अब इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। ये 3 बात देख ली। अब यहां पर देखिए, इसमें जस्ट उसका रिवर्स होगा। कैसे कैसे होगा एसोसिएशन, जैसे 2H थे तो ये क्या बन जाएगा भाई, H2। 3O थे, 3O थे तो ये क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। 4P थे तो ये क्या बन जाएगा, P4 बन जाएगा। इसी प्रकार Na है तो ये क्या बन जाएगा, An, ये बन जाएगा। ये बन जाए, यहां पर ऐसा होगा, वहां पर उससे रिवर्स हो रहा है ना भाई, यहां पर क्या हो रहा है भाई, रिवर्स हो रहा है। अब यहां पर देखिए आप, मैंने लिखा कि Na क्या बन गया, A की N बन गया। अब देखिए T बराबर 0 पर इसका 1 है, और सर इसका हमें पता है इसका कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब T बराबर T सेकंड ले लेता हूं, इसका 1 माइनस एल्फा, और ये कितना बन जाएगा, ये बताओ आप, ये कितना बन जाएगा, एल्फा अपॉन एन, कम हो जाएगा ना, एल्फा अपॉन एन बन जाएगा ये। तो आई बराबर क्या आ जाएगा भाई, आई बराबर क्या, इनको जोड़ दें सबको, क्या ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्ट, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, बिफोर 1 है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, ये हो गए, यही तो हो गया। और आई बराबर क्या हो गया, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, ऐसे। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है, बिफोर 1 माइनस एल्फा, कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, अपॉन क्या आ गया, 1। और इसको क्या कह सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन, ये इक्वेशन आ गई। इसको देखिए पूरी को भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इज इक्वल टू -1 प्लस एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस आई बराबर, ये 1 माइनस आई हो गया, इज इक्वल टू एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं। एल्फा माइनस क्या लिख सकता हूं, एल्फा अपॉन एन लिख सकता हूं।
अब देखिए यहां पर क्या करें, देखिए बढ़िया ढंग से समझें इसको। 1 माइनस आई बराबर एल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एन लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं मैं, और यहीं पर ही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो ये आ गया 1 माइनस आई बराबर क्या आ गया, एल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन आ गया, और 1 माइनस आई बराबर एल्फा, इसको क्या लिख सकता हूं, एन माइनस 1 अपॉन एन, ऐसे लिख सकते हैं। एन माइनस 1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो भाई अपॉन एन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस आई इक्वल टू एल्फा एन माइनस 1 अपॉन एन लिख दिया मैंने ये। अब यहां पर देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, अब बताओ भैया आगे, यदि मैं एल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसमें से क्या निकालना चाहता हूं, एल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, करो भाई आगे फटाफट। 1 माइनस आई है ये, और यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, एल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, करिए फटाफट। क्या लिख सकता हूं, एल्फा बराबर 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1, ये हो गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एल्फा की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिख लें, अगले पेज पे लिख देते हैं। देखो जो आई की वैल्यू रहेगी फॉर एसोसिएशन, जो आई वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी, लेस देन क्या रहेगी, 1 रहती है, लेस देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज। एग्जाम्पल इसके पढ़े हैं आपने, जैसे क्या, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करें, ये एग्जाम्पल हो गया। और देखना चाहो तो और देख लो, क्लोरो एसिटिक एसिड इन नेफ्थेलीन, क्लोरो एसिटिक एसिड इन नेफ्थलीन। तो ये इसके क्या हो गए, हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। और देखिए आई की वैल्यू जब 1 से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, डिसोसिएशन होगा, और 1 से कम है एसोसिएशन। और एक बात और लिखना चाहे तो लिख लें, तीसरी, आई इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, चलिए भाई नोट कर लिया। मैं ये कह रहा था कि आई इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है भाई, ना तो वियोजन होगा, तो क्या लिखेंगे, वियोजन या संगुणन, एसोसिएशन, संगुणन नहीं, दोबारा लिख देता हूं, सही ढंग से लिखता हूं। देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका मतलब, वियोजन तथा या संगुणन नहीं होगा। ये मतलब जब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है दैट मीन्स डिसोसिएशन, 1 से कम आ रही है एसोसिएशन, और आई 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो वियोजन संगुणन नहीं होगा। ये बात समझ ली।
अब देखिए, अच्छा अरे ये तो खत्म हो गई आज की बात सारी। और अब हम देखते हैं, एक सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है, विलियन, बेरियम नाइट्रेट का विलियन है 0.1 m सांद्रता का। वांट ऑफ गुणांक आई वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 2.74 दे रखी है। और बेरियम नाइट्रेट का क्या कह रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करिए। तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, एन वैल्यू निकाल लें, क्या बनाएगा, Ba+2 + 2NO3 माइनस एन बराबर भाई कितना आ गया, 3 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए 3 आ गई। और इसके लिए डिसोसिएशन के लिए हमने पढ़ा है I बराबर 1 - अल्फा + n अल्फा। I कितना है आपके पास, 2.74, 1 - अल्फा, और n कितना आया, 3 अल्फा। तो क्या लिख सकता हूं, 1 + 2 अल्फा लिख सकते हैं। 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 अल्फा लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं भाई, यही तो हो जाएगा। 1 है ये, और ये 3 अल्फा प्लस के 1 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2.74 - 1, और 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1.74, और अल्फा बराबर हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.74 में भाई 2 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा दादा, ये आ जाएगा 0.87। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में चाहिए अल्फा, परसेंटेज अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 87% हो जाएगा। किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दूं मैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पर ऐसे लिख लें, 0.87 × 100 इज इक्वल टू 87। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चंस पर हमें अप्रोच करनी है सभी पर। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर हमारा, सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक को कवर कर लिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने बहुत करी है, बीच बीच में और भी करते रहेंगे, साथ ही साथ सारे टॉपिक को कवर कराए। तो आप इनके नोट्स बना लें, सभी के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें चैनल पर, और लगातार अपनी स्टडी करते रहें, जिससे एक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। थैंक यू।